नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा एसएससी जीडी का 33वां प्रैक्टिस सेट है। कुछ क्वेश्चन सिंपल हैं, कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। दूसरी चीज, एक और सूचना भाई, अग्निवीर का हम एक स्पेशल बैच चला रहे हैं अब। ठीक है, चलाएंगे, जिसमें जो भी भाई ये कहते हैं कि मैथ की वजह से हमारा अग्निवीर में सिलेक्शन नहीं होता है, तो भाई उन्हीं के लिए कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। सारे क्वेश्चन 2000 से 2024 तक जितने भी प्रश्न आए हुए क्वेश्चन हैं सारे वो मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया तो भाई अग्निवीर के लिए एक स्पेशल बुक भी हम छपवा देंगे। ठीक है, तो जितने भी अग्निवीर वाले भाई तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी शेयर कर देना इस वीडियो को, ठीक है, या इस चैनल को। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रिया मूल्य से 20% अधिक है। 20 रुपए की छूट के बाद कुर्सी 220 रुपए में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? तो भैया इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं अपन, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अब देखो, क्रिया मूल्य और अंकित मूल्य, ठीक है, अब 100 किसी वस्तु का क्रिया मूल्य है तो 20% अधिक है, अर्थात 120% होगा। ठीक है, अब उसने कहा है कि 20 रुपए की छूट देने के बाद 220 रुपए में वस्तु बेच दी, तो टोटल वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा भैया? 240 रुपए होगा। ठीक है, क्योंकि 20 रुपए की उसने छूट दी और 220 रुपए में उसने बेच दी, तो टोटल अंकित मूल्य कितना हुआ? 240 रुपए। यानी कि मतलब 120 की वैल्यू, इस अंकित की वैल्यू 240 रुपए है। ठीक है, तो कितनी बार कट जाएगा भैया? ये 2 बार। यानी कि मतलब एक की वैल्यू 2 है। वस्तु का क्रिया मूल्य निकालना है, क्योंकि विक्रय मूल्य अंकित मूल्य तो ये दे दिया है। वस्तु का मुझे क्या निकालना है? क्रिया मूल्य। अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 200 रुपए क्या होगा? वस्तु का क्रिया मूल्य होगा। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आपने सदैव पढ़ा होगा, क्रिया मूल्य मल्टीप्लाई छूट इक्वल टू विक्रय मूल्य। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो भाई इसी फॉर्मूले पे इस मान को रख दे, 200 रुपए वस्तु का क्रिया मूल्य। ठीक, सॉरी, लाभ या हानि आएगा यहाँ पे, छूट नहीं आएगा। लाभ या हानि, ठीक है, X% की लाभ या हानि हुआ होगा। ठीक है, इक्वल टू कितने रुपए में वस्तु बेच दी उसने? 220 रुपए में वस्तु बेच दी। ठीक है, कितने ज्यादा है क्रिया मूल्य से? तो यानी कि मतलब क्रिया मूल्य में, वो विक्रय मूल्य में से क्रिया मूल्य को घटा देंगे तो 20 का अंतर आ जाएगा। ठीक है, कितने पर? क्रिया मूल्य पर, बटे 200 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, या जैसे फॉर्मूले में करना है हमें ऐसे कर लेते हैं। ठीक है भैया, बटे में ले जाओ इसे, 220 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 200। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से कटा 110 बार, तो 100 से कितना अधिक है भैया?
10 अधिक है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ होगा? 10% का उसे लाभ हुआ होगा। ठीक है, 10% का प्रॉफिट हुआ होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेमी है। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं अपन? कीजिए भैया इस क्वेश्चन को। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया? गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। मान रख लेते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.15 मल्टीप्लाई 3.5। ठीक है, 7 से डिवाइड कर देते हैं इसे। 7 से कटा, 7 पंजे 35, 0.5 बार 5 चौक 20, तो 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.5, 35 दूनी 70 यानी कि 7 आ जाएगा मल्टीप्लाई 22, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया है? क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है। 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज की दर पर स्वयं की कितने गुनी हो जाएगी? इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं अपन? कीजिए भैया क्वेश्चन को, करें इस क्वेश्चन को। 10 वर्ष में कोई राशि 7 गुना हो रही है, तो साधारण ब्याज में एक कम करके लिखते हैं यानी कि 6 गुनी। ठीक है, उसने कहा है कि 20 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? अगर 10 वर्ष में 6 गुनी हो रही है तो 20 वर्ष में 12 गुनी हो जाएगी, पहली चीज। ठीक, प्लस एक गुना राशि पहले भी थी, तो यानी कि मतलब एक और जुड़ जाएगा। ये हमारा मूलधन हो गया। ठीक, ये राशि का ब्याज हुआ, अर्थात टोटल कितने गुनी हो जाएगी भैया? 13 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कितनी गुनी हो जाएगी? 13 गुनी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, 13 गुनी हो जाएगी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 4। 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 12,800 और 14,400 रुपए है। मूलधन कितना है? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया? देखो, 2 वर्षों में साधारण ब्याज SI 12,800 रुपये है। ठीक, और CI 14,400 रुपये है। ठीक है, पहली चीज मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालूं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का आएगा भैया? 0 0 6 16, 0 0 8 6 14 3 16।
इतने रुपए का इन दोनों के बीच डिफरेंस आया। ठीक है, 2 वर्षों में उन्हें 1600 रुपए का अंतर है। तो 1 वर्ष का अंतर निकालो, कितने रुपए हो जाएगा भैया? 800 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 1 वर्ष का अंतर कितना हो गया भैया? 800 रुपए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से करवाऊंगा। अगर इस तरीके से समझ में आ जाए तो कर लेना, इससे नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, मुझे यहां से ये नहीं पता चलिए कि आगे करना क्या है। तो एक चीज है कि जो हम रेट होती है इसे पता कर लें तो अपने आप पता चल जाएगी कि हमें करना क्या है। ठीक है, अब 144 बटे 2800, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस परसेंटेज 2 वर्ष के लिए निकालनी है, बटे 100 होता है, लेकिन 2 वर्ष के लिए। इस चीज को याद रखना सदैव, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए शॉर्ट फॉर्म। एक पहले 2 जीरो से 2 जीरो खत्म भैया, 12 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 बट्टू 64, 8 एकम 8 छिंग 48, 8 से 2 से कटा 8 बार, 2 से कटा 9 बार, अर्थात 9 बटे 8 है। एक इधर लाके घटा दूंगा तो यानी कि मतलब यहाँ बचेगा 1 बटे 8 इक्वल टू R बटे 200। अगर मैं R की वैल्यू निकालूं भैया, R की वैल्यू मैं निकालूंगा तो 8 से कट जाएगा कितनी बार? 25 बार। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? 25%। ठीक है, अब मुझे R की वैल्यू पता चल चुकी है, तो फॉर्मूला क्या है अपन का? साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, ये फॉर्मूला अपना। 800 रुपये 1 वर्ष का ब्याज है, 800। अगर 1600 यहाँ पे रखना है भैया तो 1600 रख लो, 1 वर्ष की छोड़ो, इतना भी कर लेते हैं। चलो छोड़ो कि हमें अंतर की पता है, तो सीधी सी बात है, ब्याज हमारा 1600 रुपये है। ठीक है, 1600 रुपये हमारा ब्याज है, पी मूलधन है, 25% की दर है 2 वर्ष के लिए, बटे 100, 25 चौका 100। ठीक है, कहीं गलती होगी क्या? नहीं, सॉरी, ये वाली साधारण ब्याज का कितना? 12,800 रुपये। ठीक है, 2 से 1 वर्ष का निकलेगा तो 400, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 एकम 4 और 1 5। कहीं गड़बड़ हुई है क्या? नहीं, यही है। 2 से कटेगा 2 बार, 2 की मल्टीप्लाई करनी है इसमें। अब 2 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2। तो मूलधन कितना हुआ मेरा? पी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, पी बराबर 25,600 रुपये। पी बराबर 25,600 रुपये मेरा क्या था? मूलधन था। एक बार देख लो, ये साधारण ब्याज ही है, चक्रवृद्धि में इन दोनों का डिफरेंस 1600 रुपये का है। ठीक है, अगर मैं 1 वर्ष का निकाल लूँ इसमें तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा भैया? 800 रुपये आ जाएगा, या 1600 रुपये, आप जैसे आप चाहते हैं ऐसे कर लो। ठीक है, तो 2 वर्ष का हमें ब्याज पता चली 1600 रुपये है। ठीक है, यहाँ पे से मुझे दर का पता करना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ऊपर रखा, साधारण ब्याज नीचे रखा, इक्वल टू 1 प्लस R बटे 200। सिर्फ मात्र ये 2 वर्ष के लिए ही अप्लाई होगा। ठीक,
9/8, इसे 1 घटा देंगे तो 1/8 बचेगा। 8 से काट दे 25, 25 हमारी क्या आ गई, दर आ गई। अब साधारण ब्याज का जो ब्याज दे रखा है ये इतने रुपए दे रखा है उसने, तो साधारण ब्याज 25% की दर 2 वर्ष के लिए बटे 100 काट लिया, तो गुणा करी तो 25,600 रुपये इसका ये आ गया। अगर हम दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को करें तो कैसे कर सकते हैं भाई, चलो करेंगे, देखते हैं कैसे होएगा ये दूसरे तरीके से क्वेश्चन। नहीं, इसी तरीके से रहने दो, छोड़ो, वो थोड़ा लंबा तरीका है इसका। 35 की पावर 29 को 10 से भाग देने पर कितना शेषफल होगा। अब एक चीज का इस क्वेश्चन में सदैव ध्यान रखना है, क्या चीज ध्यान रखनी है वो देख लो। अब देखो क्वेश्चन है 35 की पावर में कुछ भी हो, अगर 10 से डिवाइड करवा रहा है, पावर में कुछ भी हो 10 से डिवाइड करवा रहा है, तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंत में मात्र 0 ही होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसने शेषफल पूछा है, तो जब मैं इसे 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना शेषफल बच जाएगा भैया, 5 शेष बच जाएगा, 5 शेष बच जाएगा। या ऐसे कर लो भैया, 35 इक्वल टू 5 या 15 30 बार, तो कितना शेष बचा, 5 शेष बचा, ठीक है। 10 से डिवाइड कर लो, किसी भी संख्या को कर लो, 32 होता। 10 से डिवाइड करते तो 2 शेषफल बचता, मान लो 46 है, 10 से डिवाइड करते तो 6 शेषफल बचता, ठीक है। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है भाई। वह 57% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक मिलते हैं, ठीक है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए, तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया। ऐसा क्वेश्चन एसएससी जीडी में मिलेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट मान लो इसे, ठीक है। तो भाई 32% अंक ला रहा है, तो उसे 10 अंकों की कमी पड़ रही है भैया, माइनस चिन्ह लगा दो, ठीक है। अगर वो 57% अंक ला रहा है तो उसे भैया 10 अंक ज्यादा मिल गए, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना होता है भैया, इन्हें घटा लो, तो यहाँ से 25% बचेगा, और इन्हें भी घटाओगे तो ये माइनस का जो ये प्लस का हो जाएगा भैया, 10 और 10 20, शायद 15 अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा है। हाँ, 25, 1% की वैल्यू 1, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 100% की वैल्यू हो जाएगी 100 अंक। यानी कि मतलब परीक्षा कितने अंकों की थी, टोटल 100 अंकों की। लेकिन उसने पूछा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने थे। 1% की वैल्यू 1 है, तो सीधी सी बात है, पहले उसे 32% अंक मिले, तो 15 से फेल हुआ, तो 32 में 15 जोड़ दो, तो कितने अंकों की आवश्यकता थी भैया, टोटल 47 अंक उसे चाहिए थे, तब जाके वो पास होता, ठीक है। 47 अंक मिलके तो जब जाके पास होता है, यानी कि मतलब 100% की वैल्यू 100 अंक, यानी कि मतलब परीक्षा जो थी अधिकतम 100 अंकों की थी, ठीक है। 100 अंकों की थी, 32% अंक लाने के बाद भी 15 कम रह गए, तो यानी कि मतलब 32% में 15 मैंने जोड़ दिए, तो 47 अंक पर वो पास था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करा देख लेते हैं। XYZ एक काम को क्रमशः
90, 45, 67.5 दिनों में पूरा करता है। तीनों ने एक साथ काम मिलकर शुरू किया, लेकिन वाई ने काम शुरू होने से 13.5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। काम कितने दिन में पूरा हुआ? इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं अपन, कैसे कर सकते हैं भैया? अब जो ये दशमलव वाला है इसे सही बटे में कन्वर्ट कर लेना भैया। 70.5 दशमलव हटाई तो 10 लगा दिया, डिवाइड कर दो इसे, 5 से कटा 5 एकम 5, ठीक, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। ये इसका भिन्न आ जाएगी, एक x है, एक y है और एक z है। 90 दिन, 45 दिन और 135 बटे 2 दिन, ठीक है। इन तीनों को मिलकर अगर ये काम करेंगे तो इनकी क्षमताएं निकालो, और इनकी क्षमता निकालने से पहले ये पता होना चाहिए भैया कि इनकी एलसीएम कितना है। तो अगर मैं इनका एलसीएम की बात करूं तो इनका टोटल एलसीएम 270 आ जाएगा, क्योंकि इसका दोगुना ही हो सकता है जो कि इन सारी संख्याओं से कटे। तो 9 या 27, इसकी क्षमता 3 आ जाएगी, 45 से 6 बार कट जाएगा और इससे 2 बार कटा, 2 दूनी 4, क्योंकि 1 2 की इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। यानी कि मतलब x की क्षमता 3, y की क्षमता 4 और 6 और z की क्षमता 4 है, ठीक है। अब उसने कहा है कि लेकिन y ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, यानी कि मतलब y की क्षमता 6 है, 13.5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो इससे पूरा काम करवा लेते हैं। तो भाई इससे पूरा काम करवा लो, 13.5 की मल्टीप्लाई कर दी, 6 पंजे 30, 6 तिया 18, 6 कम 6 2 8, इतने दिन उसने काम किया होगा, ठीक है। 6 पंजे 30, 6 तिया 18 और 3 21, 6 कम 6 2 8, 81 दिन उसने टोटल काम करवाना है। तो 81 इसमें ऐड कर दो। अगर ये कहता कि बाद इतने दिन बाद जो काम छोड़ दिया तो इसमें से घटा देते, लेकिन पहले छोड़ रहा है तो इससे पूरा काम करवाएंगे, ठीक है। पूरा काम करवाओ भैया, 1 15 35, इन सभी की क्षमताओं से भैया क्या है, भाग दे दो। 3 6 9 10 13, 13 से डिवाइड किया, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, इतने दिनों में वो कार्य को क्या कर देगा, समाप्त कर लेगा। कितने दिनों में? 27 दिनों में। 27 दिन में वो कार्य को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, 27 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये एक बोर्ड मास का क्वेश्चन है भैया, सिंपल क्वेश्चन है, जैसे आप करोगे ऐसे ही मैं इस क्वेश्चन को करूंगा, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखो 4 से अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं, 4 से डिवाइड किया, 4 से काटा, 4 पंजे 20, ठीक है, और जी 0, 4 चौक 16, कितनी बार कट जाएगा ये? तो ये कट गया 504 प्लस का, अब 6 की 32 में मल्टीप्लाई कर दी तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19, ठीक। फिर माइनस 26 की 3 में मल्टीप्लाई कर दी तो 3 छंग 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 78 आ गया, ठीक है। कर लो भैया इसे सॉल्व आगे, चाहे तो घटा लो चाहे जोड़ दो। 6
9 6 -78, 8 घटा दिए, 8 बचे, 8 में से 7 गया, 1 बचा, 6। तो 618 इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए 618। ठीक है, 618 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा, यदि किसी ड्रेस का मूल्य 800 रुपये से घटकर 720 कर दिया जाता है तो ड्रेस के मूल्य में हुई प्रतिशत की कमी कितनी है? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? भैया 800 रुपये की कोई वस्तु थी, घटकर 720 की हो गई, कितनी घटी? 80 घटी। किससे घटी? 800 से घटी, बटे 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 से कटा 10 बार। ठीक है, 10 की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो 10% की क्या होगी? कमी होगी या हानि होगी? ठीक है, तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 10%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, सोनू अकेला एक मेज को 125 दिन में बना सकता है। ठीक है, जबकि मोनू इसे 250 दिन में बना सकता है। मोनू काम शुरू करता है और 75 दिन तक काम करता है। सोनू से इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया? आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो करते हैं भैया। एक सोनू है, एक मोनू है। ठीक है, सोनू 125 दिन में कार्य करता है, ये 250 दिन में कार्य करता है। ठीक है, अब दोनों की क्षमताएं निकाल लेते हैं कि इनकी क्षमता कितनी कितनी है। तो इसका 250 इसकी क्षमता है, एकम 1 दूनी 2। सोनू की क्षमता 2 है, मोनू की क्षमता 1 है। ठीक है भाई, अब कर लेते हैं भैया। मोनू ने काम शुरू किया, 75 दिन तक काम किया, यानी मोनू की क्षमता 1 है, तो 75 दिन तक उसने काम किया, तो टोटल काम 75 यूनिट ही क्या होगा? ठीक है, 75 इसमें से घटा लेते हैं तो कितना बचेगा? 175 बचेगा। ठीक है, अब सोनू की क्षमता 2 है, तो इसे 2 से डिवाइड कर दो भैया, तो कितना आ जाएगा? 87.5 दिन में वो क्या कर लेगा? कार्य को समाप्त कर देगा, शेष कार्य को। ठीक है, शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा? 87.5 दिन में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, जैसे आप करोगे ऐसे ही इस क्वेश्चन को मैं करूंगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे भैया क्वेश्चन को? तो देखो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं सोल्व। पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड किया 113 बार गया। ठीक है, 443 माइनस 113 में 5 की मल्टीप्लाई करी, 5 या 15, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5। अब इन्हें मैं घटा देता हूं आपस में। तो देखो बड़ी संख्या कौन सी है? माइनस की है, छोटी संख्या प्लस की है। तो भाई आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। कितना आएगा भैया?
122 बचे, कैसे बचे, माइनस के 122। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता और इसे 26 रुपए कम पर बेचता है तो उसे 10% का लाभ होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखो, मैंने मान लिया किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है, 100% है। ठीक है भाई, अब वो कह रहा है कि 10% हानि पर बेच दिया, यानी कि मतलब 90% में वो बेची होगी। ठीक है भाई, लेकिन उसने फिर बाद में कह दी यदि वह 70% कम मूल्य पर खरीदता, यानी कि मतलब इस 100 रुपए की वस्तु को 70 रुपए 30% कम पर खरीदता, यानी कि मतलब 70% में खरीदता। ठीक है भाई, तो उसे 26 रुपए कम पर बेचता तो 10% का लाभ होता, यानी कि मतलब इस वस्तु पर उसे 10% का लाभ होता जो उसने 30% कम पर खरीदी। अगर मैं इसका 10% लाभ अर्थात 110 काट दूं तो उसने कितने रुपए में वस्तु को बेचा होगा, तो उसने 77 रुपए में वस्तु को बेचा होगा। ठीक है भाई, 90 रुपए में हानि खा रहा है, 77 रुपए में वो वस्तु को बेच रहा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 13, लेकिन उसने कितने रुपए बताया, 26 रुपए बताया, अर्थात 13% की वैल्यू 26 रुपए। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 1% की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, जब 1% की वैल्यू 2 आ गई, क्रय मूल्य इसने पूछा है तो क्रय मूल्य में 2 की मल्टीप्लाई कर दो, कितने आ जाएगी, 200 रुपए। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए हुआ, ऑप्शन नंबर ए 200 रुपए। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को हम बेसिक मेथड से करते, एक तो क्वेश्चन काफी लंबा हो जाता, दूसरी चीज टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, इसलिए इसे ट्रिक से कर लें तो अच्छा ही है, क्योंकि मैथ में जो है 50% आपको बेसिक, ठीक है, और जी भैया 50% को आप जो है ट्रिक का यूज से ही मैथ को करो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,800 रुपये है और उसका विक्रय मूल्य 7,788 रुपये है, तो वस्तु पर छूट प्रतिशत कितना है। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे कर सकते हैं भैया, अपना फॉर्मूला क्या है, अंकित मूल्य, ठीक है, मल्टीप्लाई छूट इक्वल टू विक्रय मूल्य। अब भैया छूट किस पे दी जाती है सदैव, अंकित मूल्य पर। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 11,800 रुपये। छूट पूछ रहा है, छूट 100 में से घटा कर दी होगी उसने, बटे 100। कितने रुपए में उसने वस्तु बेच दी, 7,788 रुपए में। भाई गुणा भाग कर लेते हैं इसकी। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, अब इसे 4 से काट के देखें, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काट लेते हैं। 2 पंजे 10, 2 निम 18, 2 से काटा, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 2 चौक 8। ठीक है, काटो भैया, आगे कैसे कितने से कटेगा ये, 6 से कट जाएगा 6 बार,
तो काट लेते हैं भैया। 394 को 6 बार काटा हमने भैया। 6 निम 54, 6 पंजे 30 और 5 35। तो कितना बचेगा यहाँ से? 5 3 4। यानी कि मतलब ये टोटल कितनी बार कट जाएगा? ये 6 बार कटेगा, 6 बार 59 से 66 बार कट गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन को कर लेते हैं भैया सोल्व 100 से। अब 100 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 66। 100 से कितना कम है भैया? तो मैं कहूंगा कि 34% कम है। तो उसने x की वैल्यू कितनी बता दी भैया? 34%, अर्थात उसने कितने प्रतिशत की छूट दी? 34% की। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बोर्ड मास का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, मेरिट इसलिए हाई गई है क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये कोष्टक सॉल्व होगा भैया। 20 में से 8 गए, 20 में से 8 गए 12, तो 48 में से 12 घटाओगे। ठीक है भाई, भाग इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 4 तिया 12। ठीक है, यहां से कितने बचेंगे? 36 बचेंगे। 12 से भाग करी, 12 तिया 36। इसे सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 130 थे, लेकिन बाद में पाया गया कि आदमी के अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर दिए गए, तो उनके सही अंक का औसत क्या है? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? देखो, अगर क्वेश्चन को शॉर्ट करना है, टाइम बचाना है, 13 बंदे हैं, उनका औसत 130 है। ठीक है भाई, अब 32 के स्थान पर 23 लिख दिया, तो 32 लिखना था उसे, लिख कितना दिया? 23 लिख दिया, यानी कि मतलब ये गलत लिख दिया, ये सही वाला लिखा जाना चाहिए था। तो कितना बढ़ेगा औसत? तो मेरे हिसाब से 9 अंक बढ़ेगा, लेकिन मुझे औसत में बनाना है, तो 9 को 13 से डिवाइड कर लेते हैं भैया। दशमलव तो 0 लग जाएगी यहाँ पे। 13 सत्ते 91 ज्यादा बार हो गया, 13 6 78। तो भाई कितना बढ़ जाएगा वो? 0.6 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब आगे भाग देने का क्या फायदा, ये देख लेते हैं कि ऑप्शन में 6 आ रहा है कहीं, इसी ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब इसका सही आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका कैसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को? भाई 13 विद्यार्थियों का औसत 130 है, तो कितना हो जाएगा? 6990, इनका योग हो जाएगा। ठीक है, अब 32 के स्थान पर 23 लिख दिया, तो कितना बढ़ेगा औसत? 9 बढ़ना चाहिए भैया, तो कितना हो जाएगा? 1699। ठीक है, इसे 13 से डिवाइड कर दो। 13 से डिवाइड करूंगा, 13 एकम 13। ठीक, कितना? 13 तिया 39, 9 में डिवाइड नहीं होने का, तो 0। 13 छिंग 78। आंसर यहीं तक लिख दो, आगे भी चाहो तो आगे भी कर लेना। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 22 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 42 kg है। यदि कक्षा में 33 और 39 भार वाले 2 नए विद्यार्थी शामिल
हो जाते हैं तो नए विद्यार्थी का औसत भार कितना होगा। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे कर सकते हैं भैया। 22 विद्यार्थी हैं जिनका औसत भार 42 है, तो टोटल योग देख लेते हैं कितना होगा। 42 दूनी 22 दूनी 42 दूनी 84, 42 दूनी 84 और 8 90, तो 84 8 92। ठीक है, तो इनका योग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब कक्षा में 33 और 39 के दो छात्र आ गए। 43 और 39 का योग जोड़ दो तो कितने बैठेंगे भैया, ये बैठ जाएंगे आपके 71 72। ठीक है, 72 इसमें ऐड कर दिया, यानी कि मतलब 2 कैंडिडेट और आ गए, तो टोटल कितने कैंडिडेट हुए, 24 कैंडिडेट हो गए। ठीक है, अब 24 कैंडिडेटों का टोटल योग कितना होगा, 6 9। ठीक है, अब डिवाइड कर देते हैं, 24 से डिवाइड किया, 24 चौका 96। ठीक, 24 से कम 24, यानी कि मतलब इसका सही आंसर ये आ जाएगा 41। इतना ही सोल्व कर लो, बाकी छोड़ दो, क्योंकि आंसर का पता चल रहा है, थोड़ा करने में टाइम बचाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगर डिवाइड करना है भैया 24 से कम 24, 36 में से 24 गए कितने बच्चे, 12 120, 24 पंजे 120। ठीक है, इतने केजी हो जाएगा। लो जी, पूरा डिवाइड कर दिया। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 आदमी, 17वां क्वेश्चन है भैया। एक आदमी 1 रुपए में 35 आम खरीदता है। ठीक है, खरीदता है, 1 रुपए में कितने आम बेचे कि उसे 30% की हानि हो। हानि की बात कर रहा है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन का, हानि किस पर होगी, क्रय मूल्य पर, अर्थात 1 रुपए में उसने 35 की दर से आम खरीदे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कितने रुपए में, 1 रुपए में कितने आम बेचूं मैं, 1 रुपए में कितने आम बेचूं मैं कि मुझे 30% की हानि हो जाए। यानी कि मतलब हानि किस पर होगी, जो क्रिया मूल्य है, अर्थात खरीदी, इसे तो बेच रहा है, यानी कि मतलब ये क्रिया मूल्य हुआ। 35, 1 रुपए में 35 की दर से खरीदी, तो उसे बेचेगा तो 30% की हानि पर बेच रहा है, यानी कि मतलब 70 में बेचेगा। 70/100 कर लो, 35 दूनी 70, 2 से कटा 50 बार, यानी कि मतलब मेरे x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 50। 1 रुपए में उसे 50 वस्तु बेचनी होंगी, तब जाके उसे 30% की हानि होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना होती है। ठीक है भाई, लेकिन 300 किलोमीटर दूर स्थित गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसका सामान्य चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की जाती है, तो बस की सामान्य चाल कितनी है। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया। क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सामान्य चाल उसकी टी समय में 300 किलोमीटर की दूरी, 300 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर पर घंटे की चाल से वो चलती है। ठीक है,
अब भैया पहले से ही 1 घंटे लेट होगी, ठीक है, तो दूसरे चलने में उसे 1 घंटा समय वो भी कवर करना है, तो उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, यानी कि मतलब पहले x थी, अब कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, फॉर्मूला t बराबर t प्लस 1, इसके इक्वल रख दें 300 बटे x इक्वल टू 300 बटे x प्लस 10। तो सामान्य चाल पता चल जाएगी कि उसकी सामान्य चाल कितनी होगी। कर लेते हैं यहाँ से सोल्व, इसे उठाकर इधर ले आया मैं, 300 बटे x इक्वल टू 300 बटे x माइनस x प्लस 10। यहाँ से 300 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो क्वेश्चन छोटा बन जाएगा, तो 300 मैंने यहाँ से बाहर लिया भैया, 1 बटे x, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, यानी कि मतलब x प्लस 10 माइनस x बटे x इंटू एक्स प्लस 10, ठीक है, इक्वल टू 1। कर लेते हैं भैया इसे सॉल्व जल्दी से, ठीक है, इस x से ये x खत्म, तो 10 बचा, 10 की इसमें मल्टीप्लाई कर दी तो 3000 इक्वल टू x की मल्टीप्लाई इसमें करी एक्स स्क्वायर प्लस x, ठीक है, सॉरी 10x है यहाँ पर, 10x, ठीक। अब इसकी भिन्न बना लो, भिन्न नहीं सॉरी समीकरण, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3000 इक्वल टू 0। इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं, 3000 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका घटाव 10 आए, तो 60 मल्टीप्लाई 50, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 50x माइनस 3000 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके गुणनखंड क्या है, x प्लस 60 और x माइनस 50। अब चाल जो है माइनस में हो नहीं सकती, तो इसे हम यूज नहीं करने के, यानी कि मतलब x बराबर 50 किलोमीटर पर घंटा किसकी चाल आ गई, सामान्य चाल आ गई, ठीक है। तो सामान्य चाल कितनी है भैया, x 50 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, 50 किलोमीटर पर घंटा इसकी सामान्य चाल है। अगर बढ़ी हुई चाल पूछता तो 10 ऐड कर देते, कितनी हो जाती, 60 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है, पृथ्वी के पास नाशपाती और सेब का अनुपात 10:13 के अनुपात में है, ठीक है भाई। राम के पास नाशपाती और सेब 7:9 के अनुपात में है, सही है भाई। विक्रम के पास नाशपाती और सेब 5:7 के अनुपात में है, ठीक है। उसके पास नाशपाती और सेब अधिक अनुपात में है, किसके पास ये बताना है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया, एक पृथ्वी है, एक राम है और एक विक्रम है, 3 व्यक्ति हैं भैया। अब इनका रेशो ये देख लो कि इनका जो डिवाइड करने के बाद दशमलव की भिन्न सबसे बड़ी होगी, उसके पास सबसे ज्यादा नाशपाती और सेब रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है 10/13 अनुपात का मतलब, राम के अनुपात का मतलब है 7/9, इसका अनुपात 7/9 और विक्रम के जो अनुपात दे रखा वो 5/7। यहाँ से मल्टीप्लाई देख लेते हैं, 0 दशमलव यहाँ पे 0 ले 49, 7 एकम 7, 2 अंक तक ये देख लेते हैं, ठीक है। अब इसे
डिवाइड करके देख लेते हैं। दशमलव, जीरो लगाया, 9 सत्ते 63, कितने बच्चे 7, 9 सत्ते 63, 2 अंक तक काफी है। इसे डिवाइड किया, 13 सत्ते 91, बच्चे कितने, 13 सत्ते 91, बच्चे 9, 90, 13 छिंग 78। अब इनमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है भैया? अगर मैं भिन्न की पूछूं तो राम की भिन्न जो सबसे बड़ी है, तो इसका मतलब यह है कि राम के पास नाशपाती और सेब सबसे अधिक होंगे। ठीक है, राम के पास नाशपाती और सेब सबसे अधिक होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है भैया, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5:7 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 87 था, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्तियों, मान लिया मैंने, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, किस किस रेशो में है? 3:5:7 इस रेशो में है। ठीक है, अब जो अनुपात दिया है इन्होंने वो किस वर्ष का दिया है? वर्तमान का दिया है। ठीक है, लेकिन आयुओं का योग 6 वर्ष पहले का दे रखा है, तो 3 की आयु का योग 87 था, कै वर्ष पहले? 6 वर्ष पहले। ठीक, पहले। ठीक है भाई, अब 3 व्यक्ति हैं, तो वर्तमान में लाने के लिए तीनों व्यक्ति की आयु 6-6 वर्ष बढ़ानी पड़ेगी मुझे। तो टोटल कितनी बढ़ानी पड़ेगी? 18 वर्ष बढ़ानी पड़ेगी। तो इन्हें योग कर लेता हूं मैं। तो भैया कितनी हो जाएगी? 105 वर्ष। ठीक है, यानी कि मतलब इनकी वर्तमान आयु का योग कितना आ गया? 105 आ गया। ठीक है, 105 इनकी वर्तमान आयु का योग आ गया है। तो भैया वर्तमान अनुपात से भाग कर देता हूं मैं। इन वर्तमान अनुपात का योग कितना बैठ रहा? 15। अगर मैं इसे 15 से डिवाइड करता हूं भैया, तो 15 से डिवाइड कर लेते हैं भाई। 15 सत्ते 105, एक की वैल्यू 7 आई है, तो 7 की मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें कर देता हूं तो सी की आयु कितनी हो जाएगी भैया? 49 वर्ष। ठीक है, अगर 7 की मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूं मैं तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35 वर्ष। अगर 7 की मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूं तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 वर्ष। अर्थात ए की 21, बी की 35, सी की 49। तो इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। दूसरी चीज, 4 फरवरी से अब एग्जाम स्टार्ट है। ठीक है, 4 फरवरी से अब जितना भी हो सके आप पर प्रैक्टिस सेट लगा लो। ठीक है, क्योंकि अगर 20 में से 20 करने हैं तो भाई प्रैक्टिस सेट तो करने ही पड़ेंगे। मॉक दो, प्रैक्टिस सेट करो। ठीक है, कहीं से भी करो, टेक्स्ट बुक से जितने भी आपसे टेस्ट दिए जाएं उतने टेस्ट दो। ठीक है, आज के टेस्ट में अपना स्कोर जरूर बताइए कितना स्कोर रहा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।